हेलो बच्चों, तो वापस से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका काफ़ी बच्चों ने आंसर भी किया है, जिसमें एक है वंदना गोयल, एक है आपका क्रिकेट प्लेयर, एक है अर्चना सोलंकी, विशाल बेनीवाल, हिमांशु चौधरी, जय, दक्ष, श्याम, कशिश जैन। इन सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन था हमारा दैट विच सॉल्ट और यू कैन से विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का आंसर क्यों है, देखिए कि आप जैसे अगर गूगल करेंगे या आप और कई वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको ऑक्सैलिक एसिड की जगह कई जगह आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, कई जगह आपको एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलेगा। लेकिन करेक्ट आंसर अगर आपसे कोई पूछे कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, तो आपको यहां पर बताना है ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। माइन्यूट अमाउंट का मतलब है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो है हमारा वो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो मेन एसिड जो है हमारा वो कौन है, ऑक्सैलिक एसिड। और खाने की चीज में मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सैलिक एसिड जो है इसके बारे में आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। इसका अगर आप IUPAC नेम देखें, अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है 1,2, तो हम कहेंगे एथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कहें 1,2 डाई एथेनोइक एसिड। दोनों ही नाम इसके ठीक हैं, एथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 डाई एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे और उनका हमारी एवरीडे लाइफ में यूज के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो कंपाउंड कल हमने स्टडी किया था वो था हमारा NaCl, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था। इसको रब कर लेते हैं यहाँ से। तो ऑक्सैलिक एसिड आपको याद रखना है, टोमेटो में हमें मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। और टोमेटो का जो पल्प होता है उसके अंदर कुछ सीड प्रेजेंट होते हैं। ये सीड क्या करते हैं, ये ऑक्सलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारे स्टमक में जाने के बाद। और ऑक्सलेट जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है पथरी के लिए, स्टोन के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा एज बढ़ने के साथ साथ कई लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उनके किडनी में पथरी पड़ जाती है, ठीक है, स्टोन हो जाता है। इससे उनको जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, जिसे आप कहेंगे कि यू कैन से जो यूरिन है, यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन जब आप बॉडी से बाहर निकालेंगे उस केस में आपको पेन होता है, ठीक है। तो ये होता है पथरी या स्टोन की वजह से। और ये पथरी का जो रीजन है वो है ऑक्सलेट, जिनका फॉर्मेशन होता है ऑक्सैलिक एसिड से। और ऑक्सैलिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर। तो जिन लोगों को स्टोन होता है, पथरी होती है, उनको सलाह टमाटर ना खाने की दी जाती है कि आप टोमेटो का यूज ना करें, क्योंकि उसका जो सीड है वो ऑक्सलेट का फॉर्मेशन कर रहा है जो पथरी बना रहा है। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं वापस हमारे मेन टॉपिक की ओर। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था NaCl। NaCl के बारे में मैंने आपको बता दिया था। NaCl को क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद इसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर मैंने 3 चीजें पढ़ाई थी। पहले हमने बात की थी फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट हमने बात की थी इसके यूजेस की, और लास्ट हमने पढ़ी थी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं NaCl के अंदर, किस तरह का इसका कलर होता है, किस तरह के क्रिस्टल का शेप होता है, किस तरह की ऑर्डर होती है, रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट क्या होती है, इसका जो वाटर सॉल्यूशन है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो NaCl की बात हमने कर ली थी। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा, जिसका नाम है NaOH। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, अब NaOH जो है हमारा, इसके बारे में हम वही 3 चीजें पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था NaCl के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस NaOH के फॉर्मेशन की। हम देखेंगे कि NaOH का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके थ्रू हम NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा NaOH के बारे में वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें NaOH के फॉर्मेशन की, तो NaOH का जो फॉर्मेशन है वो हम NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, या आप कहें वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, हम NaCl का यानी कि सोडियम क्लोराइड का वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, और इस वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारे पास फॉर्मेशन होगा NaOH का। ठीक है, अब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, किस तरह से हम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, हमें क्या करना है, हम एक इस तरह से कोई भी एक वेसल या एक बीकर ले लेंगे, या कोई एक पात्र हमने ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले वाटर ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसमें वाटर फिल कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की कुछ मात्रा को घोलेंगे। हमने जब सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो होगा क्या कि यहाँ पर NaCl जो है ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, यानी Na+ और Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार बने इस मिक्सचर में अब हमें क्या करना है, हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे इस तरह से, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ये कोई हमारी बैटरी या कोई सेल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो पार्ट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसे हम एनोड नाम देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसे आप जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैथोड नाम देते हैं। जैसे ही यहां हम एक स्विच लगा देते हैं, और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसको समझने से पहले थोड़ा और इसको, इस डायग्राम को समझते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। वापस समझिए, हमने इस तरह से एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर ऐड कर रखा है, वाटर के बाद हमने इसमें NaCl ऐड किया। जब आप NaCl को इसके अंदर डालोगे तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी एक ऐसा कंपाउंड है जो 100% अपने आयनों में डिसोशिएट होगा। तो जैसे ही NaCl को आप इसमें डालेंगे तो Na जो है ये Na+ और Cl- आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। बात करता हूं अगर वाटर की, तो वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये पूरी तरह अपने आयंस में नहीं डिसोशिएट होता, लेकिन कुछ मात्रा में ये H+ और OH- आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन में 4 आयन हो गए, H+, Na+, Cl- और OH- आयन। तो देखिए, NaCl से बना Na+ और Cl- आयन। तो टोटल हमारे पास इस मिक्सचर में 4 आयन हो गए, 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन है हमारे H+ और Na+, और नेगेटिव आयन है OH- और Cl-। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स या आप कहें एक बैटरी हमने इसमें कनेक्ट की। हमने इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड लगाया और एक कैथोड लगाया। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो होगा क्या कि जितना भी पॉजिटिव है वो किसी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो आयन हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर आने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन होते हैं, एक H+ और एक Na+, और 2 नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं OH- और Cl-। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ही आयन H+ और Na+ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो H+ आयन है इसकी मोबिलिटी होती है ज्यादा, क्योंकि इसका साइज होता है कम। तो ये तुलनात्मक रूप से Na+ के अधिक तीव्रता से, बहुत अधिक गति से इलेक्ट्रोड पर चला जाता है। इस तरह से कैथोड पर हाइड्रोजन या H+ आयन पहले पहुंचता है और Na+ आयन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाता। रीजन कि H+ आयन का साइज कम है
और ये Na+ की तुलना में कम साइज का होने की वजह से अधिक मोबिलिटी शो करता है, यानी कि बहुत तीव्र गति से चलता है। इसी तरह अगर हम बात करें OH- और Cl- आयन की, तो OH और Cl आयन में क्या होता है कि जो Cl- आयन है, जो क्लोराइड आयन है, इसकी मोबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दिस OH- आयन। तो होगा क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर Cl- आयन और OH- आयन दोनों ही आने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉरी, ये तो H+ है, ये OH है। लेकिन होगा क्या कि जो Cl- आयन है वो OH की तुलना में तीव्र गति से अधिक जल्दी इस एनोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा, और इस तरह से हमें यहां पर एनोड पर क्लोरीन देखने को मिलेगी। और फिर हमारे पास मिक्सचर में क्या बच गया, एक Na+ बच गया और OH- बच गया। तो हमें मिक्सचर में ये दोनों आयन Na+ और OH- आयन मिलकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी हमारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस थी हमारी, इसी को हम कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर क्यों बोला, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस बोला क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारा जो कंपाउंड है NaCl, उसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि हमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगाना है, एनोड कैथोड लगाने हैं, और जब हम इस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो आयंस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे और उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे या वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने जब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराया NaCl का, तो H2O जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी एक ऐसा कंपाउंड है जो कम मात्रा में अपने आयंस में टूटता है, तो इससे बने H+ और OH- आयन। जबकि NaCl जो है ये कंप्लीटली 100% आयोनाइज होता है, अपने आयंस में डिसोशिएट होगा, यानी Na+ और Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज आयन हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक आयन ही होगा जो कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोड पर पहुंच पाएगा। उसका रीजन है इनका कम छोटा साइज और अधिक गति। जिसका साइज कम होगा वो उतनी ही ज्यादा गति से दूसरे या अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू आयन के जिसका साइज बड़ा है और जिसकी मोबिलिटी कम है। तो H+ और Na+ में से H+ आयन कैथोड पर मुक्त होगा और OH- और Cl- में से Cl- आयन एनोड पर मुक्त होगा। और बचा सॉल्यूशन जो है हमारा Na+ और OH- का, ये मिलकर NaOH सॉल्यूशन या NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी हमारे पास रिएक्शन है NaCl प्लस H2O। हमने इसका कराया वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, और जब इसका वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ NaOH का प्लस H2 का और प्लस Cl2 का, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब हम NaCl का वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है और क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर मुक्त होगी और क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर मुक्त होती है। कैथोड होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम NaCl सोडियम क्लोराइड के वाटर हाइड्रोलिसिस के थ्रू NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। यही मेथड है इंडस्ट्रियली जिसको यूज किया जाता है और इसी की हेल्प से हम लेबोरेटरी के अंदर भी NaOH का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे NaOH की प्रॉपर्टीज की और फिर हम देखेंगे NaOH के यूजेस कि क्या क्या NaOH की प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा NaOH के यूजेस कि NaOH का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी हमारे पेंट इंडस्ट्री है या पेंट मटेरियल हम बनाते हैं उसमें हम इसका यूज करेंगे NaOH का। इसके बाद जो पेपर इंडस्ट्री है इसमें हम NaOH का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद NaOH जो है आप जानते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग
बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका यूज हम आप कहें कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन जो रिएक्शन होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन, उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा NaOH का यूज हम एज अ रिएजेंट करते हैं। रिएजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका यूज लेबोरेटरी में होता है, उसे हम रिएजेंट बोलते हैं। यानी जो किसी कंपाउंड पर रिएक्ट कराने के काम आता है, किसी कंपाउंड की कोई रिएक्शन देखने के काम आता है कि इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एज अ रिएजेंट भी हम इसका यूज करेंगे। कहां पर, इन द लेबोरेटरी। तो ये कुछ एक यूजेस हैं NaOH के। इसके अलावा भी आपको कई यूजेस इसके देखने को मिलेंगे। मेन यूजेस यही है हमारे, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसका यूज करेंगे, एज अ रिएजेंट इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करेंगे, पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज करेंगे, कुछ और यूजेस होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं NaOH के प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। बात करेंगे, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा प्रॉपर्टीज। जब हम बात करते हैं NaOH की प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फेज में होता है, या सॉलिड स्टेट कहां पर, रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है कलर। तो मैं आपको बता दूं कि NaOH की पैलेट्स आती हैं, NaOH की गोलियां आती हैं सब व्हाइट कलर की, और मैंने आपको बताया था कि व्हाइट कलर जो है इसको हम केमिस्ट्री में या साइंस में कलरलेस भी बोलते हैं। तो आप कहें व्हाइट या कलरलेस। तीसरा, अगर हम बात करें ऑर्डर की यानी स्मेल की, कि क्या कोई विशेष प्रकार की स्मेल हमें NaOH से देखने को मिलती है, तो ऑर्डर के केस में हम कहेंगे कि ये ऑर्डरलेस होता है, यानी किसी विशेष प्रकार की हमें गंध देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम नेचर की, तो नेचर में होता है ये बेसिक नेचर प्रेजेंट करता है। इसके बाद और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ये इसके हाई होते हैं। हाई का मतलब है कि आसानी से मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊं NaOH की, जो आपको बुक्स में आसानी से नहीं मिलेगी, तो NaOH जो है हमारा, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उनको अवशोषित कर लेता है। और ये उनको एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ देर में, अगर आप इसको एनवायरनमेंट में कुछ देर खुला छोड़ दें, तो खुला छोड़ने के बाद होगा क्या कि ये गीला हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का नेचर शो करता है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल स्टेट हो गई, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, उसके बाद हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, नेचर की हमने बात की, और हमने देखा कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर हम एक दो प्रॉपर्टीज की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा एक और प्रॉपर्टी, अगर हम देखें, ये आसानी से इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये आसानी से वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में कि सर हम कंपाउंड्स को ज्यादातर वाटर के अंदर ही डिसॉल्व क्यों करते हैं। तो आज हम उस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि ज्यादातर कंपाउंड को हम क्यों वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ऐसा क्या होता है, पूरा कंसेप्ट इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है NaOH, ये कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंपाउंड। अब नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए कि क्यों हम हर कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। देखिए मेनली जो हमारे कंपाउंड है बेटा, ये दो तरह के होते हैं। एक कंपाउंड होते हैं हमारे पोलर नेचर के, और एक होते हैं हमारे नॉन पोलर नेचर के।
अब आप कहेंगे सर पोलर नेचर क्या होता है और नॉन पोलर नेचर क्या होता है। देखिए पोलर नेचर का मतलब है, जैसे मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl में आप देखेंगे कि जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि जब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो निश्चित रूप से हमने इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर किया होगा। यानी हम जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें देखते हैं कि Na+ और Cl- की फॉर्म में होता है, यानी कि इसके अंदर पोल प्रेजेंट है। पोल, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, या आप कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे पोलर नेचर। इसी की जगह अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 को अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल प्लस डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। साथ ही इसमें आपको किसी तरह का कोई चार्ज या कोई पोलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जैसा जैसे को घुलता है। यानी कि जो पोलर नेचर का सॉल्वेंट होगा वो पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर नेचर का सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं दैट नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर, पोलर का मतलब आप समझ ही गए, सॉल्वेंट होता है घोलने वाला। यानी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमें किसी चीज को घोलना है या कोई चीज आसानी से घुलेगी तो वो होगा हमारा नॉन पोलर कंपाउंड, और जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें आसानी से अगर कोई घुलेगा तो वो होगा हमारा पोलर कंपाउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन था हमारा H2O के बारे में कि सर H2O वाटर जो है हम इसी में क्यों डिसॉल्व करते हैं। देखो बेटा, वाटर जो है या किसी भी कंपाउंड का किसी भी सॉल्वेंट का किसी कंपाउंड को जो डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है उसे कहा जाता है डाई या डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम उसे, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी जब कोई चीज किसी को घोल रही है इसका मतलब वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट शो कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक नेचर शो कर रहा है। और जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये हमें हाईएस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 80 से 81, 80 to 81। ठीक है, तो वाटर जो है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट होता है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस बात को डिफाइन करेगा कि कोई कंपाउंड या कोई सॉल्वेंट किसी कंपाउंड को अपने अंदर कितनी लिमिट तक घोल सकता है। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इस वजह से ज्यादातर चीजें वाटर के अंदर घुल जाती हैं। अब कैसे कैसे घुलेंगी, देखिए कुछ कंपाउंड होंगे जो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होंगे, आसानी से घुल जाएंगे, कुछ होंगे जो हॉट वाटर में डिसॉल्व होंगे, कुछ होंगे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो कौन से हैं जो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होंगे, कौन से हैं जो हॉट वाटर में डिसॉल्व होंगे, और कौन से हैं जो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वाटर जो है हमारा, याद रखिएगा ये पोलर नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा है, पोलर। पोलर का मतलब अगर आप HOH की स्टडी करें तो हाइड्रोजन पर पार्शियलिक पॉजिटिव और OH पर पार्शियलिक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, यानी ये पोलर नेचर का है। यानी जितने भी कौन से कंपाउंड होंगे, पोलर कंपाउंड होंगे हमारे, सारे के सारे पोलर कंपाउंड जो हैं हमारे सारे के सारे, ये सभी घुल जाएंगे हमारे इस वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि वाटर भी कैसे नेचर का है, पोलर का। और अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर को घोलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड को घोलेगा। तो वाटर के अंदर आसानी से घुलने वाले जो कंपाउंड होंगे वो होंगे हमारे पोलर कंपाउंड, और जो थोड़ा गर्म करने पर घुलेंगे वो भी हमारे पोलर नेचर के होंगे, या उनमें भी कोई ना कोई पोलर टेंडेंसी देखने को मिलेगी। और वाटर के अंदर जो कंपाउंड नहीं घुलेंगे वो कैसे होंगे, अब आप बताइए, पोलर होंगे या नॉन पोलर? यस, वो सभी कंपाउंड कैसे होंगे, हमारे नॉन पोलर नेचर के होंगे। तो आई होप अब आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपके सवाल का, कि कौन से कंपाउंड हैं जो वाटर में डिसॉल्व होंगे, कौन से नहीं होंगे, और अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं वो सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब सभी का नेचर कैसा हुआ, बोलिए, सभी के सभी हमारे पोलर नेचर के थे। तो सवाल जो था आपका, उसका आंसर यही है कि वाटर के अंदर इसीलिए डिसॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की क्षमता रखते हैं।
यानी सारे के सारे हमारे आयनिक कंपाउंड हैं, या आप कहें पोलर नेचर के कंपाउंड हैं। अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर नेचर का होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सोप और डिटर्जेंट का कंसेप्ट, वहां मैं आपको बताऊंगा कि नॉन पोलर किस तरह से वर्क करेगा। वहां हमारा कंपाउंड डिसॉल्व होगा किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो ये हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चंस में कुछ क्वेरी आई थी, उनके हमने आज आंसर किए हैं। अब आज की क्लास में आपके लिए फिर से हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में डालना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कीजिए ताकि हम ये समझ सकें कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो हमने रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, यही इसी चैप्टर से रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। आपको बताना है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये 2 क्वेश्चन है आपके, आपको बताना है मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक हैं या बेसिक हैं। इसी तरह जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इनका नेचर किस प्रकार का होता है। तो इनका आंसर कीजिए, वीडियो को आप देखते रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।